नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी छात्र एवं छात्राओं का मैं अपने इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। होली का पर्व आने वाला है और घरों में होली की तैयारियां चल रही हैं। बच्चों, आपसे एक अनुरोध करूंगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि देखिए, जब भी त्यौहार आता है, कोई पर्व आता है, तो घर में माताओं और बहनों के पास बहुत सारा काम होता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई भी करिए, लेकिन अपने माता पिता का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा बहनों का ध्यान रखिए। अगर हम थोड़ा सा उनका हाथ बटा लेंगे, कोई कार्य में उनका साथ दे देंगे, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। घर की जिम्मेदारी उठाना सिर्फ माँ की, बहन की या सिर्फ भाभी की या पत्नी की जिम्मेदारी ही नहीं होती है। हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि उनके कार्य में हम थोड़ा उनका हाथ बटाएं, जिससे त्यौहार पे होने वाले कार्यों की थकावट में कुछ हद तक तो कमी आएगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आप उन्हें प्रेम करते हैं, इसलिए आप उनका हाथ बटा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने माता पिता का, अपने परिवारीजनों का इस त्यौहार पर हाथ बटाएं और साथ में पढ़ाई करते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अमन तिवारी आप सबका पुनः अपने इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी भाषा के विकास को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और उसके बाद उसके प्रश्नों को 2 भागों में मैंने वीडियो को अपलोड किया है। वो अपलोड किया, आप उसको अच्छी तरह देख सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी श्रृंखला में हिंदी संपूर्ण जो मैं लेकर चल रहा हूँ, इसमें आज मैं लेकर आया हूँ वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला। बच्चों, मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा की वर्णमाला हिंदी के एग्जाम्स में इतना महत्वपूर्ण अध्याय है कि उससे 4 से 5 प्रश्न आते हैं और कई बार इन प्रश्नों की संख्या अधिक भी होती है। तो बच्चों, एक ही चैप्टर से यदि इतने प्रश्न हल हो रहे हैं, एक ही चैप्टर को पढ़ने से यदि इतने अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा हम लोगों के लिए। तो बच्चों, आप सब हिंदी की वर्णमाला को बचपन से ही सीख चुके हैं और जानते ही होंगे, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखिए। आप खुद से पूछिए, एक कॉपी उठाइए, एक कलम उठाइए और फिर पूरी वर्णमाला लिखिए। हिंदी की वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं बच्चों। क्या आप उन 52 अक्षरों को सही से लिख पा रहे हैं? वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले वर्णमाला के 52 अक्षर लिख लीजिए और फिर देखिए कि आपने वर्णमाला ठीक लिखी हिंदी की या नहीं लिखी। वो मेरे द्वारा बताई वर्णमाला से मैच करिए। तो आइए, मैं आप सबको हिंदी की वर्णमाला के बारे में एक बहुत बृहद स्तर पर और एक संपूर्ण जानकारी को लेकर कलेक्टिव रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, वर्णमाला सिर्फ वर्णमाला ही नहीं जानिए, बल्कि उनके तमाम सिद्धांत जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तमाम बातें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनको भी समझिए। तो मैं शुरू करता हूं आज का ये सेशन, जिसका नाम है वर्णमाला। ये वर्णमाला का भाग 1 है जो मैं आज लेकर आया हूं। पूरी वर्णमाला को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है और कोई रैपिड फायर नहीं है इसमें, क्योंकि हमें विधिवत समझना है। पूरी वर्णमाला को समझना, विधिवत समझना है, ताकि हमारा कोई प्रश्न परीक्षा में ना छूटे। तो आइए जानते हैं कि वर्णमाला क्या है और वर्णमाला में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक देखिए, हिंदी भाषा की वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला, वर्णमालाएं अलग अलग भाषाओं की होती हैं। अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग वर्णमालाओं का प्रयोग होता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा को लिखने के लिए बच्चों 52 अक्षरों को चुना गया है। देवनागरी लिपि के 52 अक्षर हिंदी में वर्णमाला में शामिल किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला क्या होता है, इससे पहले हम
वर्ण को समझ लें कि वर्ण क्या होता है। पहला टॉपिक है बच्चों वर्ण। कह रहे हैं कि किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे और खंडित नहीं किया जा सकता, और तोड़ा नहीं जा सकता या और खंडित नहीं किया जा सकता है, वह ध्वनि या वर्ण कहलाती है। बच्चों क्या कह रहा है कि किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, इकाई का मतलब बच्चों यहां पर है, इकाई का तात्पर्य है हिस्सा। आप इकाई को यूनिट समझते होंगे, यूनिट होता है उसका मतलब, लेकिन अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें, इकाई का यहां पर तात्पर्य क्या, हिस्सा। मतलब किसी भी भाषा का वह छोटे से छोटा भाग, वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते, वह ध्वनि या वर्ण कहलाती है। उसको या तो हम ध्वनि कहेंगे या फिर वर्ण कहेंगे। मतलब भाषा का सबसे छोटा अंश जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम वर्ण कहेंगे या फिर हम उसको ध्वनि कहेंगे। बच्चों देखिए, मैं एक शब्द लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा राम। तो राम को अगर मैं तोड़ूं, राम शब्द को अगर मैं तोड़ूं, तो सबसे पहले हमें सस्वर व्यंजन प्राप्त होंगे। सस्वर, स्वर युक्त रा और मां, ये दो सस्वर व्यंजन प्राप्त हुए। अब रा और मां को तोड़ें, जैसे रा को तोड़ें तो शुद्ध रा प्लस बड़ा आ, और मां को तोड़ें तो शुद्ध मां प्लस छोटा आ, ये हमें प्राप्त होगा। तो अब हम रा को तोड़ें, शुद्ध रा को तोड़ें, क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। इस बड़े आ को तोड़ें, इस आ को तोड़ें तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। मां को तोड़ें, क्या इसको अब खंडित कर सकते हैं? नहीं होगा। इस आ को खंडित करें, क्या होगा? नहीं होगा। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसको हम तोड़ नहीं सकते और ज्यादा उसको खंडित नहीं कर सकते, उसको हम वर्ड कहते हैं। अर्थात राम शब्द में ये चार जो अक्षर लिखे हैं, इनको हम वर्ण कहते हैं या फिर इनको ध्वनि कहते हैं। इसमें आगे समझाया है, अर्थात वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब वर्ण भाषा की वो छोटी सी इकाई है, वह छोटी से छोटी इकाई है, वह छोटे से छोटा भाग है, वह छोटे से छोटा अंश है जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। बच्चों वर्ण के मौखिक रूप को, वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि, ध्यान दीजिए, वर्ण के मौखिक रूप को माने जिस अक्षर को हम और मतलब जिस शब्द को तोड़ने, किसी भी भाषा की वह छोटी छोटा जिसको हम तोड़ जाए और अंतिम अक्षर तक तोड़ें और अंतिम भाग तक तोड़ें जहां उसको टूटना बंद हो जाए, तो वो जो साउंड होगी जो मुंह से निकाली जाएगी, मौखिक मतलब मुंह से निकलने वाली जो मौखिक साउंड होगी उसको ध्वनि कहेंगे। और ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। माने जब उस ध्वनि को हम कॉपी पे अंकित करेंगे, किसी जगह लिखेंगे, तो उसको हम वर्ण कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी भाषा के सबसे छोटे अंश ध्वनि को जब लिख लिया जाता है, कहीं अंकित कर दिया जाता है, तो उसको वर्ण कहते हैं। वही वर्ण अगर मौखिक रूप से उच्चारित किया जाए तो वो ध्वनि कहलाता है, और वही वर्ण जो है किसी जगह अंकित किया जाए, लिखा जाए, तो उसको हम वर्ण कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, छोटा सा मतलब है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम वर्ण कहेंगे। अब सवाल है कि वर्णमाला क्या है। बच्चों आपसे अगर कोई पूछे कि हिंदी में कितनी वर्णमालाएं हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हिंदी में कितनी वर्णमाला? आप कहेंगे सर 52। अंग्रेजी में कितनी वर्णमाला? आप कहेंगे 26। लेकिन ये जवाब गलत है, क्योंकि बच्चों हिंदी में 52 वर्ण हैं, ना कि 52 वर्णमालाएं। अंग्रेजी में 52 वर्ण, 26 वर्ण हैं। अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं, ना कि 26 वर्णमालाएं। आप समझ लीजिए इस तथ्य को, वर्ण अलग चीज है और वर्णमाला अलग चीज है। वर्ण जो होता है वो अक्षर को कहते हैं, और वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णमाला किसी भी भाषा में एक ही होती है। बच्चों वर्णमाला किसी भी भाषा में एक ही होती है। इसलिए आप वर्णमाला को और वर्ड को बहुत अच्छे समझ लीजिए।
कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 52 है, जो कि मैं लगातार जब से ये वीडियो शुरू हुआ है तब से मैं बता रहा हूँ कि वर्णों की कुल संख्या हिंदी में 52 है, 52। और हिंदी भाषा की वर्णमाला को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, 52 वर्ण हैं, जिन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है स्वर, दूसरा भाग है अयोगवाह और तीसरा भाग है व्यंजन। मतलब हिंदी भाषा में जो 52 वर्ण हैं बच्चों, उन्हें हम अगर विभाजित करना चाहें समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्वर वर्ण, अयोगवाह वर्ण और व्यंजन वर्ण। माने हमारी वर्णमाला में 3 तरीके के वर्ण हैं, स्वर वर्ण, अयोगवाह वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्या आप लोग पूरी वर्णमाला हिंदी की लिख पाते हैं? क्या आप पूरी वर्णमाला हिंदी की जानते हैं? और यदि नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और इस पूरे सेशन को देखिए, ताकि आपको वर्णमाला से संबंधित कोई भी दिक्कत ना हो। और ध्यान रखिएगा बच्चा कि यहाँ पर सिर्फ उद्देश्य आपको वर्णमाला सिखाना नहीं है, बल्कि वर्णमाला के तमाम तथ्यों को समझना है। वर्णमाला पेपर में जब पूछी जाती है, मैं कह रहा हूं कि कम से कम 4-5 प्रश्न मिलते ही मिलते हैं और कई बार अधिक भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्णमाला के सामान्य से प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। वर्णमाला के अंदर जाकर सैद्धांतिक ज्ञान आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है, तो इसलिए हमें वर्णमाला को एक अलग ही लेवल पे पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम अपनी हिंदी की वर्णमाला को देख लेते हैं कि हिंदी की वर्णमाला कैसे लिखी जाती है और उनमें वर्णों का क्या रूप है। ये बच्चों हिंदी की पूरी वर्णमाला जो पीले अक्षरों में लिखी हुई है, ये हिंदी की पूरी वर्णमाला है बच्चों। और इसमें कुल जो है 52 वर्ण हैं, 52 कुल 52 वर्ण हैं, जिसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले तो ये है स्वर, ये है अयोगवा, और बाकी के ये जो लिखे हैं बच्चों, ये हैं व्यंजन, ये हैं व्यंजन। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये स्वर हैं, फिर ये जो नीचे 2 अक्षर लिखे हुए हैं ये अयोगवा हैं, और ये हैं सारे के सारे व्यंजन। तो हमारी पूरी हिंदी की वर्णमाला को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब इसमें भी अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम स्वरों को लिखेंगे, फिर अयोगवाह को लिखेंगे और फिर हम व्यंजनों को लिखेंगे, वो भी एक सिस्टमेटिक क्रम में। क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए शब्द देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला, ध्यान से देखिए, वर्ण और माला से मिलकर बना है वर्णमाला। वर्ण माने अक्षर, किसी भी भाषा को लिखने में प्रयोग होने वाले अक्षर, और माला का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, हार, फूलों की माला होती है, श्रेणी कह सकते हैं। और कोई भी माला हो बच्चों, वो माला तभी बनती है जब वो व्यवस्थित हो। माला तभी बनती है जब वो व्यवस्थित हो। अगर वो व्यवस्था भंग हो जाए या वो व्यवस्था बिगड़ जाए तो उसको माला नहीं कह सकते फिर। तो हमारे वर्णों को अगर व्यवस्थित क्रम में लिख दिया जाए, एक व्यवस्थित परंपरा के हिसाब से लिख दिया जाए, तो वो कहलाएगी वर्णमाला। तो हमारे 52 वर्णों को लिखने की जो परंपरा है, जो उसकी पद्धति है, जो उसका क्रम है, वो भंग हो गया तो वो वर्णमाला खंडित हो जाती है, वो शुद्ध वर्णमाला नहीं होती है। तो हमारे 52 वर्ण किस क्रम में लिखने चाहिए, तो देख लीजिए कैसे लिखने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वर। बच्चों ये ब्रैकेट में मैंने इनकी संख्या लिख दी है। कुल वर्ण हमारे 52 हैं, जिसमें से स्वर बच्चों 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 हमारे स्वर हैं। इसके बाद बच्चों 2 होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं, ये तमाम बातें हम आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वर्णमाला कैसे लिखनी चाहिए, 52 वर्ण कैसे लिखने चाहिए। तो उसके बाद नंबर आता है बच्चों अयोगवाह का। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, अम
और आहा। बच्चों परंपरागत रूप से पुराने समय में परंपरागत रूप से अम और आहा को स्वर ही माना जाता था, स्वर की श्रेणी में ही रखा गया था। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि हिंदी पे इतने शोध हो चुके हैं जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में स्वर क्या है और क्या स्वर नहीं है। तो जब शोध हुआ तो पता चला अम और आहा जो है वो वास्तविक स्वर नहीं है, तो इनको नाम दिया गया अयोगवाह। तो इनको अयोगवाह क्यों कहा गया वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी समझ लिए अम और आहा ये दो अयोगवाह होते हैं, इन्हें स्वरों के बाद लिखा जाता है। 11 स्वर के बाद अम और आहा को लिखा जाता है। बच्चों स्वरों के बारे में भी ध्यान रखिए। सबसे पहले आ ई उ, इन 3 स्वरों के छोटे और बड़े माने ह्रस्व और दीर्घ रूपों को लिखा जाता है। उसके बाद री को लिखा जाता है, री ये बॉर्डर का काम करता है। और उसके बाद संयुक्त स्वर अर्थात ए ऐ ओ औ को लिखा जाता है। तो ये क्रम भी ध्यान रखिए कि छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और उसके बाद री से ऋषि ए ऐ ओ औ। ये री से ऋषि से पहले जो है वो आपके 6 स्वर आते हैं और री से ऋषि के बाद जो है बच्चों 4 स्वर आते हैं, और इसी क्रम में लिखना चाहिए। और उसके बाद हमें अम और आहा अर्थात अयोगवाह को लिखना चाहिए। इसके बाद बच्चों नंबर आता है व्यंजनों का। अब व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं बच्चों। खास तौर पे अगर सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो व्यंजन 5 तरीके के होते हैं। डिटेल में और भी सीखेंगे, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर व्यंजन जो है वो 5 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला बच्चा स्पर्श व्यंजन लिखते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन लिखते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन लिखते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। फिर संयुक्त व्यंजन लिखते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। और फिर द्विगुण व्यंजन लिखते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। तो इस क्रम में ही हमें व्यंजन लिखने चाहिए। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन और फिर द्विगुण व्यंजन। अगर इस क्रम में हम व्यंजनों को लिखेंगे तो हमारी वर्णमाला एकदम शुद्ध रहेगी बच्चों। अब सबसे पहले स्पर्श व्यंजन लिखते हैं तो ये जान लीजिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। वर्गीय व्यंजन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है वो 25 मानी गई है। और इन 25 व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं बच्चों, 5 समूह होते हैं, 5 ग्रुप हैं इन व्यंजनों के। प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, माने 5 25, 5-5 अक्षरों के 5 रूप वर्ग, 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग। इसी वजह से इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन में सबसे पहले बेटा आता है का वर्ग। और का वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो ये लिखे हैं क ख ग घ अंग। इसको बच्चे देखिए, ध्यान से देखिए, ये बिंदी बराबर में लगती है, ये अक्षर अलग है, एक में बिंदी नीचे लगती है, ये अक्षर अलग है, और एक में बिंदी नहीं लगती है, ये अक्षर अलग है। इन तीनों अक्षरों को पहचान लीजिए। ये तीनों अक्षर बच्चों अलग अलग हैं। अंग अलग चीज है, अण अलग चीज है, ण अलग चीज है, और डा अलग चीज है। ये तीनों वर्ण अलग अलग हैं, ये तीनों व्यंजन अलग अलग हैं। तो का वर्ग में ये जो पंचम अक्षर है ये है अंग। इसका उच्चारण क्या होगा वो देख लीजिए, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में अंग। फिर बच्चों च, छ, ज, झ और अन। कई लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं उआ। बच्चों उआ इसका उच्चारण नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं उआ खाली, तो उआ कुछ नहीं होता। अगर उआ इसकी साउंड है तो मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, चैलेंज नहीं करता हूं, निवेदन करता हूं कि एक भी शब्द हिंदी में ऐसा लेके आइए जिसमें इस अक्षर को उआ पढ़ा गया हो। ये उआ नहीं है, ये अन है। मैं सबूत देता हूं, देखिए इसमें ये हमने अक्षर आधा लिखा है, धन अंजय, धनंजय, तो इसका उच्चारण अन, अन, धनंजय। मृत्युंजय, मृत्युंजय, अन, मृत्युंजय, तो इसका उच्चारण अन निकल रहा है बच्चों। तो अगर कहीं उआ इसको पढ़ रहा है कोई तो वो गलत पढ़ रहा है। उआ इसका उच्चारण नहीं होता है, इस अक्षर का उच्चारण बच्चों अन होता है। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। बच्चों का वर्ग के अक्षर
फिर चा वर्ग के अक्षर, फिर टा वर्ग के 5 अक्षर, और फिर ता वर्ग के 5 अक्षर, ता था दा धा ना, और फिर पा वर्ग के 5 अक्षर, प फ ब भ म। इनको व्यवस्थित क्रम में लिखना चाहिए और क्रम टूटेगा नहीं। का वर्ग के 5 अक्षर है, क ख ग घ अंग, फिर चा वर्ग के 5 अक्षर है, च छ ज झ अन, फिर टा वर्ग के 5 अक्षर है, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, ये ता वर्ग के हैं, और फिर पा वर्ग के 5 अक्षर, प फ ब भ म। इन 25 अक्षरों को हमें लिखना चाहिए अयोगवाह के बाद। फिर उसके बाद कौन से व्यंजन लिखने चाहिए? फिर बच्चों अंतःस्थ व्यंजन लिखने चाहिए, जो कि 4 हैं, य र ल व। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको क्यों अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये व्यंजन जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वर्णमाला समझ लें कैसे लिखना चाहिए हमें वर्णमाला को। तो माँ के बाद या रा ला वा को लिखना चाहिए। फिर ऊष्म व्यंजन जो श स स ह, ये 4 वर्ण लिखने चाहिए। और फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अर्थात 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन, जिसमें आता है क्षे त्र ज्ञ श्र, ये 4 व्यंजन लिखने चाहिए। और उसके बाद द्विगुण व्यंजन हमें 2 लिखने चाहिए, अड़ और अढ़, अड़ और अढ़। डा डलिया के नीचे बिंदी लगा दो तो अड़ा हो जाता है, और ढा ढक्कन के नीचे बिंदी लगा दो तो अड़ा हो जाता है, और वो व्यंजन डा डलिया और ढा ढक्कन से बिल्कुल अलग है, तो इनको लिखना चाहिए। तो इस क्रम से अगर हम पूरी वर्णमाला लिख दें तो ये बच्चों शुद्ध वर्णमाला है। फिर से समझ लीजिए कि हमारी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, और वो तीनों भाग एक व्यवस्थित क्रम से लिख दिए जाएं तो वो वर्णमाला बन जाती है हिंदी की। स्वर पहले लिखिए, फिर आप अयोगवाह लिखिए, और फिर आप व्यंजन लिखिए। और व्यंजन भी किस क्रम में? सबसे पहले 25 लिखिए स्पर्श व्यंजन, फिर लिखिए यारा लावा, फिर लिखिए शासा साहा, फिर लिखिए क्षेत्र ज्ञ श्रा, और फिर लिखिए अड़ा और अड़ा। इन सभी व्यंजनों को, स्वरों को, अयोगवाह को एक एक करके इनका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक करके इनकी परतें उधेड़ेंगे, हर तथ्य को समझेंगे, हर अक्षर को डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले आप वर्णमाला अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बड़े शर्म की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन हम हिंदी की वर्णमाला सही नहीं जानते। हम अंग्रेजी की वर्णमाला तो जानते हैं, जो अंग्रेजी हम ठीक से जानते भी नहीं है बोलना, उसकी वर्णमाला तो हमें पूरी याद है, हमें ए से लेके जेड तक के सारे अक्षर याद हैं, लेकिन हमें हमारी व्यक्तिगत मातृभाषा की वर्णमाला पूरी याद नहीं है। तो इससे बड़ा धिक्कार का कोई विषय हो ही नहीं सकता बच्चों। इसलिए आपसे निवेदन है, सबसे पहले आप ये वर्णमाला अच्छे से याद कर लीजिए। इस वर्णमाला को सीखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ने होंगे स्वर, स्वरों से संबंधित सारी जानकारी। बच्चों देखिए, हमारी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, स्वर, अयोगवाह तथा व्यंजन, तथा व्यंजन। हमारी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया बच्चों। हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वर्ण 3 तरीके के हैं, स्वर वर्ण, अयोगवाह वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण। स्वर से संबंधित एक भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी चाहिए, आप लेखपाल बनना चाहते हैं, आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में माने यूपीपीसीएल में अगर नौकरी चाहते हैं, अगर आप हाईकोर्ट में नौकरी चाहते हैं, या किसी भी ऐसे राज्य में नौकरी चाहते हैं जहां हिंदी बोली जाती है और प्रयोग की जाती है, तो आपको हिंदी की वर्णमाला को अच्छे से समझना ही होगा। और उसके लिए आप जुट जाइए मेरे साथ। हम शुरू करने जा रहे हैं स्वर को। सबसे पहले हम स्वरों को खत्म करेंगे, फिर अयोगवाह को समझेंगे, फिर हम व्यंजनों को समझेंगे। तो सबसे पहले सारे तथ्य स्वरों से संबंधित हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्वर किसको कहते हैं बच्चों? स्वर ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, स्वर कहलाते हैं। ये तथ्य अगर आपको समझ में ना आया हो
तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाएं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता ना पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। माने स्वतंत्र ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं, जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े जिसको उच्चारित करने के लिए, उसको हम स्वर कहते हैं। इसको ध्यान से समझिए। जैसे आप व्यंजन को लिखते हैं ना जब कभी, जैसे मैंने लिख दिया क, ख, ग, घ, अंग, तो मैंने ये जो 5 अक्षर लिखे हैं, आपको पता है ये 5 अक्षर अभी शुद्ध व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये अभी जिस रूप में लिखे हैं उस रूप में पढ़े जा सकते हैं। बच्चों, व्यंजन वो ध्वनि होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो ही नहीं सकते। उनको उच्चारित करने के लिए हमें किसी ना किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आप कहेंगे सर अभी तो का, खा, गा, घा में या अंग में कोई स्वर नहीं मिला है। नहीं बच्चों, आपका मतिभेद है। आपको लगता है कोई निकट दोष या दूरदृष्टि दोष हो गया है, इस वजह से आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ये जो का अक्षर है या खा अक्षर है या गा अक्षर है, इन अक्षरों को अगर हम वास्तव में तोड़ दें तो इसमें क्या निकलेगा बाहर? शुद्ध का प्लस आ, छोटा आ। इसमें स्वर मिलाया गया है, तब ये बना है क, पढ़ने लायक। हलंत वाले व्यंजन को तो हम पढ़ ही नहीं सकते। माने व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत वाला होता है। जैसे खा के अंदर क्या मिला है? ख प्लस अ। गा में क्या मिला है? ग प्लस अ। घा में क्या मिला है? घ, घ प्लस अ। इसमें घा प्लस आ। इसमें अंग में क्या मिला है? अंग प्लस अ। मतलब जब तक आ नहीं मिलाएंगे तब तक तो हम इसमें उच्चारित, आ क्या, कोई स्वर नहीं मिलाएंगे तब तक तो हम इन अक्षरों को उच्चारित ही नहीं कर सकते। माने व्यंजन जो होते हैं तभी उच्चारित हो पाते हैं बच्चों, जब उसमें स्वर समाहित किए जाते हैं। माने व्यंजनों को पढ़ा भी नहीं जा सकता है स्वर के बिना। लेकिन अगर हम बात करें स्वर ध्वनियों की, तो क्या व्यंजनों की भांति स्वरों को पढ़ने के लिए भी किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है? जैसे मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसमें स्वर मिलाना पड़ेगा। जब तक आप इसमें कोई स्वर नहीं मिलाएंगे तब तक ये पढ़ने लायक नहीं बनेगा। ये जो व्यंजन लिखा था इसमें जब आ मिलाया तब इसको हमने पढ़ा क, अब ये पढ़ने लायक बना है। अगर इसमें हम प्लस कर दें छोटी ई को तो ये बनेगा की। मतलब जो स्वर मिलाएंगे उसकी साउंड वैसी ही बन जाएगी, लेकिन स्वर मिलाना जरूर पड़ेगा। ये स्वरों पर आश्रित होते हैं। कौन? व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण तभी हो सकता है जब स्वर उसमें समाहित किया जाए। लेकिन क्या स्वर वर्ड जो है, स्वर वर्ण मतलब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि है ना, ए, आई, ओ, औ, ये जो स्वर हैं, क्या इनको पढ़ने के लिए भी किसी की मदद लेनी पड़ती है? तो इसका जवाब है नहीं। ये अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। इनको पढ़ने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये सभी ध्वनियां हैं, स्वतंत्र हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों, परंपरागत रूप से मतलब ट्रेडिशनली एक परंपरा चली आ रही थी पुरानी। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या अम और आहा को मिलाकर 13 मानी गई थी, मतलब अब मानी गई है नहीं है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई थी अम और आहा को मिलाकर। किंतु जैसा कि हम जानते हैं अम तथा आहा अयोगवा होते हैं, तो इनको निकालने के बाद स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11। क्योंकि अम और आहा ये जो 2 अक्षर हैं, अम तथा आहा, ये बच्चों स्वर नहीं होते, ये अयोगवा होते हैं। तो अगर अयोगवा होते हैं तो इनकी काउंटिंग फिर स्वरों में नहीं की जाएगी। तो टोटल स्वर कितने हो जाएंगे? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ।
ये 11 स्वर हैं बच्चों, हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर हैं। अब हम बात करेंगे स्वरों के प्रकार की, कि स्वर होते कितने प्रकार के। ये जो 11 स्वर हैं इनके कितने भेद हो सकते हैं बच्चों। तमाम तरीके के प्रश्न स्वरों के भेद से बनते हैं कि बताइए ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, अनुनासिक स्वर कौन सा है, निरुनासिक स्वर कौन सा है निम्न में से, या ये स्वर घोषत्व के आधार पे सघोष है या अघोष है। इस तरीके के तमाम तरीके के प्रश्न, संधि स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, मूल दीर्घ स्वर क्या है, ये तमाम तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों जब तक आप स्वरों के कंप्लीट भेद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इनका जवाब अच्छे से नहीं दे पाएंगे और आपका परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा प्रदर्शन करना है अगर परीक्षा में तो आपको स्वरों को पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्वरों के भेद देखते हैं। बच्चों स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के वर्गीकरण के कई आधार हैं। मतलब हम इनको बांटते हैं तो इसको कई आधारों पे बांटते हैं और इन्हीं आधारों को मानते हुए स्वरों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पूछे कि स्वर कितने प्रकार के हैं तो ऐसे आप उत्तर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा किस आधार पे पूछ रहे हो। भाई आप एक बात बताइए, कक्षा में मान लो 50 बच्चे बैठे हैं और कोई कहे बच्चे कितने प्रकार के हैं तो आप ऐसे उत्तर नहीं दे सकते। आप कहेंगे किस आधार पे पूछ रहे हो, लिंग के आधार पे पूछ रहे हो तो आपकी कक्षा में 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, 3 तरीके के, या तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और अगर कोई थर्ड वाला भी होगा तो वो भी। लेकिन अगर मान लो 2 ही लिंग के बच्चे हैं तो उस आधार पे फिर बच्चे 2 प्रकार के हो गए लिंग के आधार पे। अगर हम लंबाई के आधार पे बांट दें या रंग के आधार पे बांट दें तो ऐसे बन सकते हैं गोरे बच्चे, गेहूं बच्चे, गेहूं कलर के बच्चे, गेहुआ कलर के, और फिर काले रंग के बच्चे। हम अगर योग्यता के आधार पे बांट दें तो अंडर ग्रेजुएट बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, और भी जो हो तो उस आधार पे भी बांट सकते हैं। लंबाई के आधार पे बांट सकते हैं 5 फुट से छोटे बच्चे, 6 फुट से छोटे बच्चे, 5 फुट तथा 6 फुट के बीच के बच्चे, और फिर उससे ऊपर के बच्चे। तो हम जब तक कोई आधार सेट नहीं करेंगे तब तक हम किसी का प्रकार कैसे बता सकते हैं। स्वरों को मैं पहले ही कह रहा हूं कि स्वरों को कई आधार से वर्गीकृत किया गया, कई आधार से। तो पहले हमें आधार समझना है कि हम स्वर कितने आधारों से पढ़ने वाले हैं और उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्वरों के वर्गीकरण के आधार क्या क्या हैं, माने स्वरों को हम किन किन लेवल पर और किन किन आधारों पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पहले तो हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के स्वर उत्पन्न कैसे हुए और उस उत्पन्न होने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा उच्चारण काल। उच्चारण काल का मतलब है बच्चों उच्चारण में लगने वाला समय। तो उच्चारण में लगने वाले समय एवं मात्रा के आधार पर, माने उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा में मेजर किया जाता है। तो चाहे उच्चारण काल कहो या मात्रा कहो एक ही बात होगी। तो किसी स्वर को पढ़ने में लगने वाले समय के आधार पर स्वर बांटे गए हैं। कम समय लगने वाले स्वर, थोड़ा ज़्यादा समय लगने वाले स्वर, और ज़्यादा समय लगने वाले स्वर, कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर, ज़्यादा समय में उच्चारित होने वाले स्वर, तो उसको पढ़ना है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। अब ये जीभ का प्रयोग क्या है वो आगे डिटेल में समझेंगे हम लोग। मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार आ उ आ, देखिए आप, ये मुख द्वार खुलने के आधार पे मुंह कम खुल रहा है कि ज़्यादा खुल रहा है, बीच का खुल रहा है या बंद हो रहा है, क्या स्थिति है। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया। ओठों की आकृति के आधार पर, हर चीज़ में हम लोग आकृति देख लेते हैं। तो हम जब स्वरों को पढ़ते हैं तो किन स्वरों में कैसी आकृति बनती है, तो आकृति के आधार पर, शेप, ओठों की शेप, उसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। वो भी पेपर में पूछा जाता है। मुख या नासिका के प्रयोग के आधार पर, माने स्वरों को उच्चारित करते समय मुख का प्रयोग होता है या मुख एवं नासिका दोनों का प्रयोग होता है, इस आधार पर भी स्वर बांटे गए हैं। तारत्व या घोषत्व के आधार पर भी स्वरों से संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। हालांकि बांटे तो नहीं गए लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि तारत्व या घोषत्व के आधार पर स्वर होते कैसे हैं, तो वो भी समझेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों, देखिए भगवान ने हमें बोलने के लिए जो मशीन दी है जिसको हम वोकल सिस्टम कह सकते हैं, ये कंठ से लेके आगे मुंह तक के सारे अंग ये बोलने में अति महत्वपूर्ण होते हैं और अति आवश्यक होते हैं। अगर इनमें से एक भी अंग अक्षम हो जाए तो फिर वो साउंड नहीं पैदा हो सकती जिस अंग के अक्षम होने से जो साउंड पैदा होती थी। माने हर साउंड अंग, अलग अलग अंगों की
मदद से उच्चारित होती है। तो इस आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है, इस आधार पर स्वरों को उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है, विद्वानों ने बांटा है। तो बच्चों हमें कुल मिला के स्वरों को एक तरीके से नहीं पढ़ना है, इन 8 तरीकों से पढ़ना है। और अगर एक बार आप ये 8 तरीके से स्वरों को पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए परीक्षा का कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो आइए, आप तैयार हैं इन सभी आधारों पे स्वरों को पढ़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है। तो फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि उत्पत्ति को समझना ज़्यादा जरूरी है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को हम पहले समझते हैं। बच्चों हेडिंग पढ़िए, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर आपको अपनी संधि मजबूत करनी है, संधि, अगला चैप्टर जो संधि पढ़ेंगे वो संधि मजबूत करनी है, तो फिर आपको स्वरों का स्वरों की उत्पत्ति और स्वरों की रचना अच्छे से पता होनी चाहिए कि कैसे हुई है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बच्चों बांटा गया है, 2 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल का मतलब तो जानते ही होंगे, मूल का मतलब होता है जड़। आप देखिए पौधा होता है तो पूरे पौधे का जो विकास है वो जड़ पर आधारित होता है, जड़ ही उसको पोषित करती है। पूरे पौधे का विकास जड़ के द्वारा होता है बच्चों। इसी प्रकार से मूल स्वर वो स्वर होंगे जिनसे बाकी स्वरों का विकास हुआ हो। मतलब मूल स्वर मतलब वास्तविक स्वर, और उसके बाद फिर अन्य स्वर जो है उससे विकसित होंगे, तो मूल स्वर। और फिर संधि स्वर, संधि का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, संयुक्त होना। तो संधि का मतलब ऐसे स्वर जो 2-2 स्वरों के योग से बने हैं, उनको संधि स्वर कहेंगे। तो अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें स्वरों की उत्पत्ति कैसी है, स्वर कैसे उत्पन्न हुए हैं, स्वर कैसे तैयार हुए हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। माने दुनिया में सबसे पहले जो आए होंगे वो मूल स्वर ही आए होंगे, उसके बाद संधि स्वरों की उत्पत्ति हुई होगी। तो उत्पत्ति के आधार पर हम स्वर बता रहे हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। याद कर लीजिए, संख्या भी पेपर में पूछी जाती है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अब इनमें से मूल स्वर किसको कहते हैं, मूल स्वर किसको कहेंगे? तो बच्चों मूल स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जो मुख्य स्वर हैं। मुख्य को तो समझते ही आप लोग, मेन मुख्य स्वर हैं, अर्थात ऐसे स्वर जो अन्य स्वरों की उत्पत्ति करते हैं, जो अन्य स्वरों की उत्पत्ति करते हैं, एवं जो भाषा के मूल माने जाते हैं, वर्णमाला या भाषा के मूल माने जाते हैं, उन स्वरों को हम मूल स्वर कहते हैं, उन स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या बच्चों 11 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और इन 11 स्वरों में से बच्चों 4 स्वर जो है वो आपके मूल स्वर माने जाते हैं। 4 स्वर मूल स्वर माने जाते हैं। एक छोटा अ, एक छोटी ई, एक छोटा उ और एक री से ऋषि, माने अ, ई, उ, री। ये 4 स्वर बच्चों मूल स्वर माने जाते हैं। तो इस संख्या को भी याद कर लिए कि हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में बच्चों मूल स्वरों की संख्या 4 है। और उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। जिसमें से मूल स्वर उनको कहते हैं जो वास्तव में प्रमुख स्वर हैं, बाकी स्वरों का निर्माण जिन स्वरों से हुआ है। अब समझते हैं संधि स्वर क्या है। तो ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के योग से, अर्थात 2 स्वरों की संधि होने से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, जिनमें से बच्चों 7 स्वर जो होते हैं वो संधि स्वर माने गए हैं। कितने? 7। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन ये है कि आपने तो याद किया कि संयुक्त स्वर 4 होते हैं। सर बिल्कुल संयुक्त स्वर 4 होते हैं, लेकिन संधि स्वर कुल 7 होते हैं बच्चों। संयुक्त स्वर की क्या कहानी वो हम आपको बताएंगे। संधि स्वरों के भी प्रकार हैं जिसको आगे हम समझेंगे। तो कुल 11 स्वर हैं बच्चों, जिनमें से 4 हैं मूल स्वर। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ये 4 स्वर जो है बच्चों वो मूल स्वर हैं। और बाकी के जो स्वर हैं बच्चों 7 स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये बच्चों 7 स्वर जो हैं वो है संधि स्वर।
अब इनको संधि स्वर क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जो स्वर दो स्वरों की संधि होने से या योग होने से उत्पन्न हुए उनको संधि स्वर कहा जाता है। तो किस स्वर की संधि होने से कौन सा स्वर उत्पन्न हुआ यह भी समझ लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में कहीं किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। तो आइए इसको भी समझते हैं। कह रहे हैं कि संधि स्वर के दो भेद होते हैं। अब संधि स्वर भी दो प्रकार के बच्चों, एक होता है मूल दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। माने संधि स्वर दो प्रकार के हैं, ध्यान दीजिए। संधि स्वर बच्चों कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक तो है मूल दीर्घ, मूल स्वर की बात नहीं कर रहे हैं, मूल दीर्घ। दीर्घ माने होता बड़ा और मूल दीर्घ का मतलब होता मूल स्वरों का दीर्घ रूप। और दूसरे होते हैं बच्चों संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर जो है वो 4 हैं बच्चों, और मूल दीर्घ स्वर जो है बच्चों वो 3 हैं। और इन दोनों को ही संधि स्वर के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के स्वर जो हैं वो दो दो स्वरों के योग होने से बनते हैं। जैसे मूल दीर्घ स्वर को देखिए कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब ये बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, इन्हीं को मूल दीर्घ में क्यों माना गया? मूल दीर्घ क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों आपको मूल स्वर याद है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। अब इन्हीं का ये दीर्घ रूप है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो वो मूल स्वर थे, उन्हीं का ये दीर्घ रूप है। अब कहेंगे आप री से ऋषि का दीर्घ रूप नहीं हुआ। बच्चों री से ऋषि का भी दीर्घ रूप होता है, दीर्घ री, लेकिन वो हिंदी भाषा में नहीं इस्तेमाल की जाती। हिंदी वर्णमाला में उसे शामिल नहीं किया है। हिंदी वर्णमाला में सिर्फ ह्रस्व अर्थात छोटी री को ही शामिल किया गया है। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इन्हीं के बड़े रूप को हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और उनका निर्माण कैसे हुआ जरा समझिए। छोटे आ से छोटे आ का मिलने पर बड़े आ का निर्माण हुआ है। ये बात है उत्पत्ति की और इसकी इतिहास की, कि छोटे आ से जब छोटा आ मिला तो उससे बड़ा आ बना, छोटी ई से छोटी ई मिली तो बड़ी ई का निर्माण हुआ, और छोटे ऊ से छोटे ऊ को जब मिलाया बच्चों तो बड़े ऊ का निर्माण हुआ। तो आप खुद ही देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन तीनों स्वरों का निर्माण दो दो स्वरों के योग से नहीं हुआ है। इसी वजह से इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। और संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ और संयुक्त। मूल दीर्घ इसलिए कहे जाते हैं ये 3 स्वर, क्योंकि मूल स्वर के ही आपस में मिला देने से, समान मूल स्वर आपस में मिला देने से उसी का दीर्घ रूप तैयार हो जाता है। अगला देखिए संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर बच्चों 4 माने गए हैं, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है बच्चों? देखिए एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि आप दूध में 1 चम्मच दही मिलाएं, आप 1 लीटर दूध में 1 चम्मच दही मिलाएं या 10 चमचा दही मिलाएं, दूध का दही जम जाना है। इसी तरीके से आप किसी दूध में 1 नींबू निचोड़ें या 2 नींबू निचोड़ें, दूध तो वैसे भी फटना है। इसी प्रकार से एक तथ्य समझ लीजिए, चाहे बात छोटे आ की हो चाहे बात बड़े आ की हो, ये दोनों मूल रूप से है आ साउंड ही, आ ध्वनि ही है ये। बस अंतर है तो क्या, छोटे आ में सिर्फ 1 छोटा आ है और बड़े आ में 2 छोटे आ समाहित हैं, बस ये अंतर होता है। तो जब बात ये करी जाए कि ए का निर्माण किससे हुआ है, तो ए का निर्माण बच्चों आ और ई, इन 2 ध्वनियों के टकराने से, आपस में मिलने से हुआ है। आ और ई जब दोनों ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो ए का निर्माण होता है। अब चाहे वो आ छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो ई छोटी हो या बड़ी हो, तो इसका मतलब ये है कि छोटा आ या बड़ा आ, इससे छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए तो ए बन जाता है। माने किसी भी आ से कोई सी भी ई मिल जाए ए बन जाता है। इसी प्रकार से किसी भी आ से अगर ए मिल जाए तो ऐ बन जाता है, और अगर किसी भी आ से कोई भी ऊ छोटा या बड़ा मिल जाए तो ओ बन जाता है, और किसी भी आ से बच्चों ओ मिल जाए तो औ बन जाता है। तो इनका निर्माण कैसे हुआ आपने समझ लिया। फिर से समझ लीजिए एक बार कि ए, ऐ, ओ, औ ये संधि स्वर हैं, और संधि स्वर में किस प्रकार में आते हैं? संयुक्त स्वर में। तो इनकी संधि कैसे हुई, मतलब इनका संधि से निर्माण कैसे हुआ ये समझ लीजिए। आ से ई मिली तो ए बना, आ से ए मिला तो ऐ बना, आ से ऊ मिला तो ओ बना, और आ से ओ मिला तो औ बना।
दो दो स्वरों के मिलने से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए ये भी संधि स्वर हैं। और ये संधि स्वर के कौन से रूप माने जाते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त इसलिए क्योंकि इनमें विजातीय स्वर मतलब अलग अलग प्रकार के स्वरों को मिलाने से, संधि करने से जो स्वर बने हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संधि दो तरीके की है, समान स्वर की संधि और असमान स्वर की संधि। तो समान स्वर की संधि जो कि हमने मूल स्वरों को आपस में मिला मिला के देखा तो बच्चों मूल दीर्घ स्वर बन गए, और असमान स्वरों को जब आपस में ऐसे करके मिलाया, आ से ई मिलाई तो ए बना, आ से ए मिला तो ऐ बना, आ से ऊ मिला तो ओ बना, और आ से ओ मिला तो औ बना। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि संधि स्वर वो स्वर होते हैं जो दो स्वरों के योग से बनते हैं। संधि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 3। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? 4। मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ऐ, ओ तथा औ। तो ये कहानी थी बच्चों उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। पुनः रिवीजन करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। संयुक्त स्वरों की संख्या बच्चों, संधि स्वरों की संख्या बच्चों 7 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और संधि स्वर बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आपको उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले आधार पे पढ़ते हैं स्वरों को। अगला आधार है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसका मतलब यह है कि उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करा जा रहा है। जब भी बच्चों किसी स्वर को उच्चारित किया जाता है तो हर स्वर में अलग अलग समय लगता है। कभी किसी स्वर को उच्चारित करने में कम समय लगता है और किसी स्वर को उच्चारित करने में अधिक समय लगता है। और इस समय को मापने का जो काम करता है वो बच्चों करता है मात्रा। मात्रा मात्रा माने अगर कोई स्वर 1 मात्रा का है तो इसका मतलब उसमें कम समय लग रहा है, और अगर कोई स्वर 2 मात्रा का है तो इसका मतलब उसमें अधिक समय लग रहा है, और अगर कोई स्वर 2 मात्राओं से भी अधिक समय का है, अधिक मात्रा का है, तो इसका मतलब उसमें बहुत अधिक समय लग रहा है। तो बच्चों उच्चारण काल का मतलब है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बच्चों स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले तो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा से व्यक्त किया जाता है। किसी स्वर में लगने वाले समय को, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा से व्यक्त किया जाता है, और अलग अलग स्वरों को उच्चारित करने में समय भी अलग अलग लगता है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनमें से पहला प्रकार देखिए ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय, कितनी मात्रा का समय बच्चों? 1 मात्रा का समय, अर्थात कम समय। 1 मात्रा के समय को हम कम समय मानेंगे, 1 मात्रा का समय कम समय होता है, लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं या वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं, अ, ई, उ, री। तो इनको पढ़ने में कम समय लगा, जबकि यहीं इनके अपोजिट बड़े वाले स्वर पढ़े तो आ, अगर मैं पढ़ूं अ, आ, ई, उ, तो देखिए इसमें हमें कम चलना पड़ रहा है, इसमें हमें ज़्यादा चलना पड़ रहा है। जब छोटा आ बोलते हैं तो हमें कम समय लगाना पड़ रहा है, और जब बड़ा आ बोल रहे हैं तो उसको उच्चारित करने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, जिन स्वरों को उच्चारित करने में कम समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है बच्चों, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। यहाँ पर एक तथ्य और समझना है, जो मूल स्वर थे वही ह्रस्व स्वर हैं। माने सभी मूल स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं। यही मूल स्वर पढ़े थे हमने, और यही ह्रस्व स्वर भी हैं। मूल स्वरों में बच्चों कम समय लगता है उच्चारित होने में, तो मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर होते हैं। एक तथ्य ये भी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का? 2 मात्रा का समय, अर्थात ज्यादा समय। और कितना ज्यादा समय? ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण दिया है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों ये 7 स्वर दीर्घ स्वर हैं, अर्थात बड़े स्वर हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, मैंने अक्सर बच्चों को वर्णमाला पढ़ते समय स्वरों को गलत बोलते समय सुना है। मैंने सुना है कि बच्चे बोलते हैं छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ये कहना गलत है, क्योंकि इनमें कोई भी छोटा है ही नहीं। ये दोनों दीर्घ हैं, चारों दीर्घ हैं। ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों दीर्घ हैं, इनमें कोई छोटा नहीं है। हाँ, छोटा आ, बड़ा आ, ये दोनों रूप होते हैं। छोटे में भी होता है भाई, अगर आप जाएंगे ह्रस्व में तो छोटा आ, और आप दीर्घ में जाएंगे तो बड़ा आ, ये छोटे बड़े होते हैं। लेकिन ए और ऐ, इनको छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही, ये चारों ही आपस में बड़े हैं। क्योंकि दीर्घ स्वर में 7 स्वर आते हैं, देख लीजिए। ये सभी स्वर 2 मात्रा का समय ग्रहण करते हैं। तो कुल संख्या कितनी इनकी? इनकी संख्या 7 है। बच्चों जो संधि स्वर होते हैं, जो संधि स्वर होते हैं बच्चों, 7 संधि स्वर पढ़े थे आपने, वो 7 के 7 दीर्घ स्वर होते हैं बच्चों। मूल स्वर सारे के सारे ह्रस्व होते हैं, छोटे होते हैं, और संधि स्वर सारे के सारे बड़े होते हैं, अर्थात दीर्घ होते हैं। आगे समझिए, अगला जो टॉपिक है वो है प्लुत स्वर। प्लुत, ये प्लुत स्वर क्या है? कभी कभी किसी स्वर को उच्चारित करते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय, अर्थात 3 मात्रा का समय, कम से कम 3 मात्रा का समय लगेगा, तभी वो प्लुत बनेगा। तो कभी कभी स्वरों को उच्चारित करते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगा दिया जाता है या लग जाता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए वर्तुल रेखाओं का, 3 वर्तुल रेखाओं का, ये वर्तुल मतलब सर्पिलाकार 3 रेखाएं, इनको दर्शाने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में वास्तव में प्लुत स्वर पहले से मौजूद नहीं है, कोई लिखित रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि हम अगर 2 मात्राओं की जो तय सीमा है, उस तय सीमा से अधिक समय लगा देंगे किसी स्वर को पढ़ने में या उच्चारित करने में बच्चों, तो वो स्वर बन जाएगा प्लुत स्वर। अब ऐसा भी क्यों होता है? हम क्यों लगाएंगे ज़्यादा समय? लग जाता है। कब लग जाता है? जब हम डायलॉग बोलते हैं, हम नाटक के संवाद बोलते हैं, अथवा हम जब किसी को पुकारते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप, कि जैसे मान लीजिए राम जी का प्रसंग है कि सीता वन में खो गई हैं और राम सीता को ढूंढ रहे हैं, तो वो आवाज दे रहे हैं, सीते सीते सीते। तो वैसे तो सीता को अगर सीते कहें तो सीते सीते, बस एक ही मात्रा को इतना ही पढ़ना चाहिए हमें, सीते 2 मात्रा तक। लेकिन हम लंबा खींच रहे हैं सीते, तो फिर जो एक ही मात्रा का जो तय सीमा थी वो उसकी तय सीमा से भी अधिक हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमने स्वर को प्लुत कर दिया। अब इसकी पहचान क्या कि यहाँ प्लुत किया गया है, तो जिस शब्द को या जिस मात्रा को प्लुत किया जाएगा उस मात्रा के आगे बच्चों 3 वर्तुल रेखाएं प्रयोग की जाएंगी। 3 वर्तुल रेखाएं प्रयोग की जाए तो समझ लेना कि इन 3 वर्तुल रेखाओं से पहले जो भी स्वर है वो हमें दीर्घ स्वर से भी लंबा खींचना है। तो कुल मिलाकर कभी कभी किसी स्वर को उच्चारित करते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग जाता है या कम से कम 3 मात्रा का समय लग जाता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए 3 वर्तुल रेखाओं माने 3 सर्पिलाकार रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किया जाता है। लंकेश, तो अब इसमें प्लुत स्वर का प्रयोग हो गया, क्योंकि लंकेश, अब इसको लंकेश बोलते तो वो दीर्घ स्वर होता है, एक ही मात्रा दीर्घ स्वर है, उसे तय सीमा तक 2 मात्राओं तक पढ़ते। लेकिन लंकेश, इसमें हमने खींच दिया एक को, तो इसमें प्लुत स्वर का प्रयोग हो गया। तो नाटक के संवादों में और किसी को पुकारने में, अब नाटक के संवाद क्या होते हैं? डायलॉग्स। कातिया, तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भौंकूं। अब उसमें देखिए कातिया, तो आ का स्वर हमने क्या कर दिया? प्लुत कर दिया बच्चों। तो प्लुत स्वर का मतलब है किसी दीर्घ स्वर को उसकी तय सीमा से अधिक समय तक उच्चारित कर देना।
तो कुल मिला के आप इसमें यह समझे कि उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बच्चों। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितनी मात्रा वाले होते हैं? तो बच्चों 1 मात्रा वाले स्वर जो होते हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। 2 मात्रा वाले स्वर जो है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और 2 मात्राओं से जब प्लस मात्राएं हो जाती हैं तो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए 3 वर्तुल रेखाओं का प्रयोग होता है। अगर आपसे कभी पेपर में प्रश्न पूछ ले नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है, उदाहरण के लिए यही मैं लिख देता हूं, एक लिख दिया सीते ऐसे, एक लिख दिया सीते ऐसे, एक लिख दिया राधे और एक लिख दिया प्यारे। अब 4 ऑप्शन बना दिए, पहला, दूसरा सीते, तीसरा राधे और चौथा प्यारे। आप बताइए किस ऑप्शन में, किस विकल्प में प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है? तो आप तुरंत बताएंगे सर दूसरे स्वर में, दूसरे विकल्प में प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 आधारों पे हमने स्वरों को पढ़ लिया, एक पढ़ लिया उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा बच्चों हमने पढ़ लिया उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। अब इसके आगे का जो स्वरों के प्रकार हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अगले पार्ट में मैं उसको थोड़ा लंबा खींचूंगा, उसको थोड़ा लंबा चलाऊंगा और वो एक ही वीडियो में सारे स्वरों के प्रकार में पढ़ा दूंगा। माने स्वरों के सारे भेद सिर्फ 2 वीडियो में, सिर्फ 2 वीडियो में आपके स्वरों के सारे भेद हो जाएंगे, और उसके बाद जीवन में आपको कभी भी स्वरों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। आज स्वरों के बारे में आपने क्या क्या सीखा? आज आपने सबसे पहले सीखा कि वर्णमाला क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं, और वर्णमाला लिखी कैसे जाती है, तथा वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वर्णमाला सामान्य तौर पर कितने भागों में बटी हुई है। और हमने सीखा कि स्वर किसे कहते हैं, हमने सीखा स्वरों को कितने आधारों पे वर्गीकृत किया जा सकता है, या कितने आधारों पर प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 8 अलग अलग आधार बताए थे आपको, उन आधारों से संबंधित हमें स्वरों को पढ़ना है, जिनमें से आज हमने सिर्फ 2 ही आधार पढ़े हैं, अर्थात कल वाले वीडियो में हम 6 आधारों पे पढ़ने वाले हैं। तो आज मुझे विदा दीजिए, हम कल फिर मिलेंगे पुनः इसी समय पर। आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और इसको फैलाते भी रहिए, शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों की, आपके आसपास के छात्र छात्राओं की भी हिंदी अच्छी हो सके, सबको नौकरी मिले। राम राम।